राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार देश के रक्षा मंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से मुलायम सिंह यादव बहुत ज्यादा बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें काफी समय से आईसीयू में रखा गया था, जहां उन्होंने आज अपनी अंतिम सांसें ली। मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव और भाई शिवपाल यादव अस्पताल में डटे हुए थे, तो वहीं मुलायम सिंह का स्वास्थ्य जानने के लिए तमाम चाहने वाले और दिग्गज नेता अस्पताल भी आ रहे थे। लेकिन 82 वर्षीय मुलायम सिंह ने आज मेदांता अस्पताल में करीब 8 बजे अपनी अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव एक भारतीय राजनीतिक थे। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुघर सिंह के किसान परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह से छोटे व अभय राम सिंह, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव और कमला देवी से बड़े थे और धरती पुत्र उपनाम से मशहूर थे। पेशे से शिक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के लिए शिक्षा के क्षेत्र ने राजनीतिक द्वार भी खोले। राजनीति के दांव पैंच उन्होंने 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह से सीखने शुरू किए। राम मनोहर लोहिया जी उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। उन्हीं की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने उन्हें 1967 में टिकट दिया और वह पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। उसके बाद वे लगातार प्रदेश के चुनावों में जीतते रहे। विधानसभा तो कभी विधान परिषद के सदस्य बनते रहे। मुलायम सिंह यादव समाज पार्टी के अगुवा और पार्टी के संस्थापक हैं। उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया था। अपने राजनीतिक करियर में वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1989 से 1991, 1993 से 1995 और 2003 से 2007 तक 3 अल्प कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने 1996 से 1998 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्हें 1974 से 2007 के बीच 7 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में चुना गया था। मुलायम सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया, जब तक कि उन्होंने 1992 में उन्हीं के द्वारा स्थापित राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी में नेतृत्व करने का फैसला किया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई बार जीत हासिल की, जिसने उन्हें उत्तर प्रदेश के एक विरोधी के रूप में स्थापित कर दिया। वे वर्तमान में लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में अपने 6ठे कार्यकाल के लिए सेवावृत्त रहे। मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता हैं। वे वर्तमान में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के सांसद थे। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव की अलग ही पहचान है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में मुलायम सिंह ने साहसिक योगदान किया। मुलायम सिंह की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की है। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता मुलायम सिंह को प्यार से नेताजी कहती थी। पुराने लोगों को अब भी याद है कि किस तरह लखनऊ में मुलायम सिंह यादव 80 के दशक में साइकिल से सवारी करते भी नजर आ जाते थे। साइकिल से कई बार अखबारों के ऑफिस और पत्रकारों के ऑफिस भी पहुंचाया करते थे। तब उन्हें खाटी सादगी पसंद और जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता था। मुलायम सिंह यादव धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे। लोकप्रिय नेताजी ने समाजवादी पार्टी के दूसरे लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में मदद की। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के पुत्र हैं। अखिलेश यादव ने नेताजी के बताए गए रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। छोटे कद के मुलायम सिंह वैसे भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसे राजनीतिक भी हैं जो सियासी दलों और विचारधाराओं से परे जाकर सबके काम आते रहे हैं और खुद भी सबका सहयोग पाते रहे हैं। लेकिन उनके चाहने वालों को इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि चाहने के बाद भी कि कभी भी वो प्रधानमंत्री की गद्दी तक नहीं पहुंच सके। आपको बता दें कि मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर सुबह 11:30 बजे मेदांता अस्पताल से यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा की लखनऊ एक्सप्रेस से होकर करहलकट से सैफई के लिए ले जाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार 11 अक्टूबर को दिन में 3 बजे सैफई में होगा। अंतिम दर्शन के लिए माननीय नेताजी का शव उनके सैफई आवास पर रखा जाएगा और कल सैफई पंडाल में। मुलायम सिंह यादव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मायावती जैसे तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया की ओर से मुलायम सिंह यादव को विनम्र श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। मुलायम सिंह यादव जी को चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने विशेष रूप से श्रद्धांजलि दी है। आज सुबह मैं यहाँ आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। मित्रों, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री
तथा समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और मैं स्वयं भी सफाई जाकर के प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। आज बड़ी दुख की बात है कि आदरणीय नेताजी जो समाजवादी, आप कह सकते हैं समाजवादी वट वृक्ष थे, एक प्रख्यात समाजवादी नेता रहे, लोकप्रिय राजनेता रहे, कुशल प्रशासक रहे, पिछड़ों और गरीबों और किसानों के जो नेताजी आज हम सबों के बीच नहीं रहे, इसका हमको गहरा दुख है। आदरणीय नेताजी से कुछ दिनों पहले राष्ट्र अध्यक्ष जी लालू जी के साथ हम
मेदांता अस्पताल गए थे उनका हालचाल जानने। उस वक़्त सीसीयू में भर्ती थे। तो हमारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुलाकात अखिलेश जी से हुई और हम लोगों को लगा उस समय की सेहत में सुधार हो रहा है तो अच्छी बात। लेकिन आज सुबह जब ये खबर निधन की पता चला तो हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। नेताजी को धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। देश के रक्षा मंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसके कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हम लोगों से तो पारिवारिक रिश्ता भी है। हमारी बहन उनके घर में ब्याही है। तो हम लोगों को बड़ा खेद है और दुख है इस बात का कि आदरणीय नेताजी आज हम लोगों के बीच नहीं है। समय समय पर हम लोगों को लगातार उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। नेताजी का निधन हो गया और मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राय दिया कि नेताजी के सम्मान में राजकीय शोक दिवस मनाया जाए और एक दिन का राजकीय शोक घोषित हो गया है बिहार में। ऐसे समय में हम लोग जुटे कि आज देश मर्माहत है नेताजी की नहीं रहने की वजह से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोमवार को भरूच जिले के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए की अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके तहत उन्होंने देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेक संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। आज पहला बल्क ड्रग पार्क गुजरात को मिला है और वो भी मेरे भरूच को मिला। केमिकल सेक्टर से जुड़े अनेक प्लांट का भी आज लोकार्पण हुआ है। अब भरूच बड़ोदरा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। अब भरूच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए। इसलिए अंकलेश्वर में नया एयरपोर्ट बनाने का आज शिलान्यास हुआ है। साथियों, आज इस बार मैं ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। जैसे हमारे धरती पुत्र कन्हैयालाल माणेकलाल मुंशी जी, संविधान निर्माण में देश अनेक योगदान को उनको कभी भी भूल नहीं सकता है। सोमनाथ के मंदिर के भव्य निर्माण में सरदार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले मुंशी साहब की भूमिका को कोई भूल नहीं सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय संगीत के सिरमौर उसको बुलंदी देने वाले पंडित रोमनाथ ठाकुर, उनका नाता भी तो इसी मिट्टी से रहा है।
ऐसे महान व्यक्तियों के काम से प्रेरणा लेकर हम गुजरात का गौरव बढ़ाने और गुजरात को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। गुजरात की देश की प्रगति में, चाहे वो गुजरात की प्रगति हो चाहे देश की प्रगति हो, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आज पहला बल्क ड्रग पार्क गुजरात को मिला है, और वो भी मेरे भरूच को मिला है। केमिकल सेक्टर से जुड़े अनेक प्लांट्स का भी लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, अंकलेश्वर राजपीपला और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर को जोड़ने वाली सड़क, और सबसे बड़ी बात, कितने सालों से बात हो रही थी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी होती थी, और यहां से बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठे थे तब भी होती थी, लेकिन कोई हमारी बात सुनता नहीं था। जिस प्रकार से भरूच जिले का औद्योगिक विकास हो रहा था, अब भरूच बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। भरूच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए, और इसलिए अंकलेश्वर में नया एयरपोर्ट बनाने का आज शिलान्यास हो रहा है। साथियों, उद्योगों के हिसाब से देखें तो भरूच ऐसा जिला है जहां देश के कई छोटे राज्यों की तुलना में ज्यादा उद्योग है। देश विदेश से इतना व्यापार कारोबार होने के बाद अब जब एयरपोर्ट मिल रहा है तो विकास को एक नई गति, नई उड़ान मिलने वाली है। और जब नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की सरकार होती है ना, तो एयरपोर्ट का काम भी बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट बनने से उद्योगकारों का आना जाना, बड़े बड़े अफसरों का आना जाना तेज हो जाएगा, विकास भी तेज हो जाएगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। भाई और बहनों, आज हमें गुजरात की एक अलग ही तस्वीर दिखती है। आज पूरे गुजरात में देर रात को भी हमारी बहन बेटियां सम्मान के पूर्वक, गर्वपूर्वक जीना जानती है और जीना सिखाती है। आज आपसे बात करते हुए मुझे वो दिन भी याद आ रहे हैं जब कुछ लोगों ने भरूच का विकास रोकने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। भरूच अंकलेश्वर में उद्योगों की स्थापना में, उद्योगों के विस्तार पर बड़े बड़े रोड़े अटकाए थे। जब केंद्र में हमारी सरकार में गुजरात को नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की शक्ति मिली, तो ये सारे अवरोध हमने खत्म कर दिए। भाइयों, आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया के एक वीडियो को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, और अब इसको लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर अय्यर में कोई अंतर नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया है, उससे ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की मंशा कैसी है। संबित पात्रा ने कहा कि अगर मैं ये कह दूं कि अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर दोनों एक हैं, दोनों की भाषा का स्तर और दोनों की राजनीति करने का स्तर एक जैसा है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संबित पात्रा की इस प्रेस वार्ता में दिए गए बयान के बाद अब आम आदमी पार्टी ने इस पर कड़ा पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा का एक वीडियो दिखाते हुए बताया
कि उस वीडियो में प्रवेश वर्मा किस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। आज जिस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, एक गंभीर विषय है। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग आम आदमी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, यह अपने आप में आम आदमी पार्टी किस प्रकार की पार्टी है, किस प्रकार की इनके मंशा है, इसको उजागर करता है, इसे दिखाता है। ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी वो लोग हैं जिन्होंने कहा था वो हिंदुस्तान के राजनीति के चरित्र को बदलने आए हैं। देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रभावशाली और कर्मठ प्रधानमंत्री को अगर नीच कहा जाए, और वह भी एक बार नहीं कई बार एक वीडियो में गोपाल इटालिया जो उनके अध्यक्ष हैं गुजरात के, कई बार प्रधानमंत्री जी को नीच शब्द कह के संबोधित कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। आज अगर मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर अय्यर में कोई फर्क नहीं रहा है, दोनों की भाषा का स्तर, दोनों का राजनीति करने का तरीका एक जैसा ही है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज अगर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में ग्लोबल सर्वे में 75% की उनकी रेटिंग है, 75% की रेटिंग किसी भी विश्व की नेता की नहीं है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। यह गर्व का विषय हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए है। यह गर्व का विषय केवल गुजरातियों के लिए नहीं, यह हिंदुस्तान के लिए। इसलिए किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, एक गरीब गुजराती को नीच कहना, यह गुजरात का भी अपमान है, यह हिंदुस्तान का भी अपमान है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। आज अगर एक गुजराती देश का प्रधानमंत्री है तो आप उसको कंस की औलाद कहेंगे? किसको आप कंस का, और आप गुजरात के मुख्यमंत्री को कंस की औलाद कहेंगे? यह उचित भाषा है क्या? और खुद को भगवान कृष्ण बताएंगे? यह पराकाष्ठा है घमंड की, यह पराकाष्ठा है अहंकार की। और याद रखिए, भगवान कृष्ण सब कुछ सह सकते हैं, अहंकार कभी नहीं सहते। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले और इनका आईटी सेल रोज एक एक वीडियो डालता है। अगर इस वीडियो के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेके पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलके अगर उनके अंदर जरा सा भी नैतिक साहस है तो सामने आकर इस वीडियो के ऊपर जवाब दे दें कि उनका एक निर्वाचित सांसद, 2 बार का सांसद, वो एक मुख्यमंत्री के लिए यह कह रहा है कि जीते जी कीड़े पड़े, और किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है मैं उसको आपके सामने बोल भी नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा सुन लीजिए, आप अपने कानों से सुन लीजिए, आंखों से देख लीजिए। और आम आदमी पार्टी ऑफिशियली आज ये वीडियो जारी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा व्यक्ति आपकी पार्टी का सांसद होने लायक है? क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? क्या आपके किसी भी नेता ने इनकी शब्दावली का भर्त्सना की, निंदा की, आलोचना की, एक शब्द इसके खिलाफ बोला? एक नेता का बयान दिखा दीजिए जिसने कहा हो कि प्रवेश वर्मा की यह शब्दावली अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गलत है। एक नेता का नाम बताइए भारतीय जनता पार्टी के। मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेके जेपी नड्डा जी से लेके अमित शाह जी से लेके अमित मालवीय जी से लेके पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप, स्मृति ईरानी जी से लेके सारे नेता इस वीडियो को ट्वीट करें जो प्रवेश वर्मा, उनके सांसद ने, आम आदमी पार्टी के नेता, देश के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों मजलूमों आम आदमी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, यह वीडियो ट्वीट कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है हम लोग जानना चाहते हैं, बताइए आप।
अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल्ली यूपी बॉर्डर से आनंद विहार तक मार्ग को सिग्नल फ्री बनाए जाने के लिए 6 लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग इस परियोजना पर काम कर रहा है और कोशिश है कि शिलान्यास के साथ ही इस पर तेजी से काम शुरू किया जाए। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ मिलकर इस फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 254 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है। 6 लेन के फ्लाईओवर को बनने से इस रास्ते पर पड़ने वाली 3 रेड लाइट्स को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों को और खासकर पूर्वी दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि ये फ्लाईओवर का काम शुरू होने जा रहा है। हमारी सरकार बनने के पहले हम देखते थे कि इस इलाके को, खासकर पूर्वी दिल्ली को, विकास से वंचित रखा गया था। बाकी दिल्ली में थोड़ा बहुत फिर भी ये लोग करते थे, लेकिन इस इलाके में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं काम होता था। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है 7 साल में, पूर्वी दिल्ली में भी उतने ही काम हो रहे हैं जितनी बाकी दिल्ली में हो रहे हैं। तो जो सौतेला व्यवहार पूर्वी दिल्ली के साथ पहले होता था वो बंद हो गया है। मैं पहले यहीं कौशाम्बी में रहा करता था और इन सड़कों से रोज़ गुजरना होता था। मनीष जी भी इधर ही रहते थे, सामने गाज़ियाबाद में, वसुंधरा में। तब से देखा करते थे यहाँ पे ट्रैफिक जैम कितने लगते थे, और मुझे खुशी है कि कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनने में और ट्रैफिक जैम ख़त्म करने में हमारी भी भगवान किसी दिन कोई भूमिका देगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये फ्लाईओवर की शुरुआत होने जा रही है। जैसा भी इंजीनियर्स ने बताया कि ये 6 लेन फ्लाईओवर है। अप्सरा रेलवे ओवरब्रिज से लेके आनंद विहार ओवरब्रिज तक बीच में 3 रेड लाइट हैं, जिनको रामप्रस्थ की, श्रेष्ठ विहार की और विवेक विहार की, इन तीनों के ऊपर से होता हुआ गुजरेगा। 15 महीने में पूरा हो जाएगा। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, हर काम के अंदर हमारी सरकार पैसे बचाती है। ये भी इसकी जो सैंक्शन की गई थी कॉस्ट, वो थी 372 करोड़ रुपए। और जब करते करते टेंडर हुआ तो वर्क अवार्ड जो किया गया है वो किया गया है 257 करोड़ रुपए का। तो एक ही फ्लाईओवर में लगभग 125 करोड़ रुपए बचा लिए। तो ये कई बार मेरे से पूछते हैं, आप इतनी काम कैसे करते हो? स्कूल बनवा लेते हो, अस्पताल बनवा लेते हो, मोहल्ला क्लिनिक बना लेते हो, दवाइयाँ फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, महिलाओं का फ्री कर दिया, ट्रैवल, तीर्थ यात्रा करा दी। कहाँ से आता है पैसा? एक एक पैसा बचाते हैं, एक एक पैसा बचाते हैं, हर काम में पैसा बचाते हैं। और दूसरा कोई राज्य होता या पहले हमारे से पहले जो होता था, अगर 372 करोड़ का सैंक्शन किया है, वो रानी झांसी फ्लाईओवर देख लो, इन्होंने करते 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 पता नहीं 200-300 करोड़ का बनना था और करते करते 1,500 करोड़ का जाके बनाया। वो ऐसे ही होता था। 300 करोड़ का फ्लाईओवर 1,500 करोड़ में, 2,000 करोड़ में तो बनते देखा है। 300 करोड़ का फ्लाईओवर 250 करोड़ में बनते हुए तो पहली बार ही हो रहा है, अजूबा हो रहा है अपने देश के अंदर। और 15 महीने कहते हैं, तो ये हमारे PWD वाले इंजीनियर इतने अच्छे हैं, इतने शानदार हैं, ये 15 महीने के 14 महीने ले लेते हैं। 15 महीने से एक दिन फालतू नहीं करते, ये कम समय में काम करते हैं। तो कम समय में काम करेंगे, अच्छा फ्लाईओवर बनाएंगे, सबकी सहूलियत के लिए फ्लाईओवर बनाएंगे। जैसा मनीष जी कह रहे थे, हमारा मकसद है कि दिल्ली के अंदर सड़कों पे ट्रैफिक जैम ख़त्म किया जाए, दिल्ली की सड़कों को खूबसूरत बनाया जाए, दिल्ली की सड़कों से पोल्यूशन ख़त्म किया जाए। तो दिल्ली की सड़कों पे खूब सारा ट्रैफिक जैम दूर करने के लिए हमने पूरी दिल्ली में 77 ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजेशन होता है सुबह शाम ऑफिस आने जाने के टाइम। वहाँ पे खूब भीड़ वो लगती है, ट्रैफिक जैम लगता है। तो वहाँ काफ़ी समय तक लोगों को रुकना पड़ता है। तो ऐसे 77 पॉइंट हैं। एक एक पॉइंट का अब अलग अलग प्रोग्राम बना रहे हैं। कहीं पे कोई यू टर्न बनाना पड़ेगा, कहीं पे कोई एक लीफ बनानी पड़ेगी, कहीं कुछ। तो इन्होंने सब इंजीनियर्स ने हर एक उसका 77 के 77 पॉइंट जो हैं ट्रैफिक कंजेशन के पूरी दिल्ली में, उनका सबका प्लान बनाया है। और ये भी उनमें से एक था जहाँ पे ऑफिस आवर्स में कंजेशन होता था।
तो ये पॉइंट अब ख़त्म हो जाएगा बनने के बाद। ऐसे ही दिल्ली के जो सारे कंजेशन के पॉइंट हैं ट्रैफिक के, उनको एक एक करके दूर कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक से दिल्ली की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाने के लिए भी कई सारे पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और आने वाले महीने 2 महीने में उनका रिजल्ट आएगा। जो भी अच्छा मॉडल दिखेगा उसके हिसाब से फिर बाकी पूरी दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाया जाएगा। तो आज फिर से मैं एक बार सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए और खासकर पूर्वी दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव लगातार 12वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रहे अधिवेशन में लालू और तेजस्वी को पार्टी में सभी महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया है। अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। राजद के खुले अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए। अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल एक साथ आए। अगर जो दल साथ नहीं आएंगे उन्हें देश की जनता माफ नहीं करेगी। देश ऐसे समय में हम आए हैं कि देश में इमरजेंसी जैसा हालत हो गया है। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लगता है कि इमरजेंसी हो गया है और तानाशाही और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता हमारे खून में है, हमारे बुनियाद में है। और आप लोगों को मालूम है कि मंडल का आंदोलन, मंडल वर्सेस कमंडल, ये कमंडल लेकर लोग निकले थे उस दिन से सामाजिक न्याय के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ। बाद में झुक करके लोगों को रिजर्वेशन को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। लेकिन ये शुरू में ही आपको मालूम है, शुरू में एक बोलते थे लोग जात पात फैला रहे हैं समाज में, और इसका प्रभाव हम लोग नहीं करते। और आज देश भर में हमको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। इसीलिए दिल्ली में आइए महाधिवेशन बुलाया गया आप लोगों को। फिर हम लोग अलग अलग राज्यों में भी मनाएंगे और इनको नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे मुरई के तरह। सभी साथी लोगों को, सभी कार्यकर्ता लोगों को मैं एडवाइस करता हूं कि एकताबद्ध होना चाहिए, एक होकर के, और एकता के बल पर ही ये सारा देश में आप मजबूती ला सकते हैं। ये पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर दिया है, पूरा सांप्रदायिक रंग दे दिया है। हर बात में मुसलमान तो मस्जिद मंदिर, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है, बेरोजगारी है, लाचारी बेबस है। लोग बोला था कि स्विस बैंक से हम लाएंगे रुपया, स्विस बैंक से रुपया लाएंगे और प्रत्येक भारतीय के खाता में एक 15-15 लाख रुपया जमा करेंगे। लोगों ने पास खोल लिया। कहाँ गया वो रुपया? बताओ कहाँ गया रुपया? नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा क्यों झूठ बोला। और झूठ बोल के फ्रेम करके ये लोग शासन में आए हैं और सारा देश अब समझ गया इनको, सब लोग समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए कि नहीं भाई नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के, ये बड़ी पार्टी के साथ भी हम लोग मिलकर और एकता बना रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा, उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। और पूरा टाइम हम इसमें लगाएंगे, खपाएंगे और हम इस दिशा में काम ही कर रहे हैं। जब इधर काम शुरू किया तो उधर सीबीआई का फरमान चलाया। जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ईडी और सीबीआई का छापा मारो। छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? तुम्हारे समझ लिया है।
छापा मारा, आपको छाप देंगे हम लोग। जैसे यहाँ छापा जाता था ना पहले, वैसे छपैया कर दिया जाएगा देश की जनता। और आप लोग ने पूरा, मैंने कल भी कहा था कि जो भी बात कहना है, नीतिगत बात हो, जो भी हो, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोलेगा और जाके कम्युनिकेट करेगा। कोई बात है तो राय दे देंगे, लेकिन अलग अलग बात को नहीं उठाएंगे। भाजपा का मतलब भा और जो का मतलब जलाओ, आप पावन पार्टी, यही है इनका। झूठ प्रेम में ये चलते हैं और इनको हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे एक ताबत को करके। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 की उम्र में निधन, तमाम दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध पर जल्द आ सकता है बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट इसी सप्ताह सुना सकता है आदेश। दिल्ली में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश नहीं थमने वाली, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए फिर से अलर्ट किया जारी। यूपी में भारी बारिश के चलते 34 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के निधन पर 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा। सीएम योगी ने कहा, राजकीय सम्मान के साथ सैफई में किया जाएगा अंतिम संस्कार। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धना ने भारतीय कंपनियों के सीईओ से निवेश का किया अनुरोध और व्यापार बढ़ाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा, भाजपा के कार्यकर्ता गुप्त तरीके से कर रहे गुजरात में आम आदमी पार्टी को समर्थन। केरल के मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन में एक समझौता ज्ञापन साइन किया। सीएम विजयन ने कहा कि काम की तलाश में विदेश जाने वालों के रोजगार की सुरक्षा के लिए आवर्जन कानून आवश्यक। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 2424 नए मामले, सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 28,000 पहुंची। भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित 856 करोड़ रुपए के महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन। करौली शहर की बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में चोरों ने ताले तोड़ चोरी का प्रयास किया। घटना से शहर के दुकानदारों में पुलिस के खिलाफ बड़ा आक्रोश। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम